नमस्कार। हिस्ट्री बाय कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र जे मान सिंह। ऐतिहासिक अध्ययन और अनुसंधान की इस कक्षा में मैं कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। विद्यार्थियों, आज की मेरी कक्षा महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय और राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर के बीए भाग प्रथम के विद्यार्थियों के लिए और विद्यार्थियों अनुसंधान और अध्ययन की इस श्रृंखला के अंतर्गत आज मैं आपसे बात करूंगा उन तथ्यों के बारे में जिनका संबंध है मौर्य साम्राज्य से। विद्यार्थियों, ऐतिहासिक अध्ययन और अनुसंधान की इस श्रृंखला के अंतर्गत मैंने इससे पहले आपसे काफ़ी बातें की थी मौर्य साम्राज्य के बारे में, और आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे एक बात करूंगा एक ऐसे महत्वपूर्ण विवरण के बारे में जो मौर्य साम्राज्य के इतिहास को जानने में हमारी महत्वपूर्ण मदद करता है। विद्यार्थियों, जब भी हम मौर्यकालीन समाज, मौर्य युगीन संस्कृति और मौर्य युगीन प्रशासन को समझने की कोशिश करेंगे तो हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है ये स्रोत। यद्यपि इसको काफ़ी सावधानी से देखे जाने की जरूरत है। और विद्यार्थियों, मैं आपसे जिस स्रोत के बारे में बात कर रहा हूँ उसका नाम है मैगनीज की इंडिका। विद्यार्थियों, वह इंडिका जो 1897 में मैक्रिंडल ने जिसका अनुवाद किया और जिसका नाम रखा इंडिया एज डिस्क्राइब्ड बाय मैगनीज एंड द एरियन। विद्यार्थियों, आइए हम बात करते हैं मैगनीज के बारे में। मैगनीज भारत आने से पहले, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने से पहले यूनानी क्षत्रप सेबेटियन का राजदूत था और उसके बाद वो भारत में आया। विद्यार्थियों, जिस मैगनीज की हम बात कर रहे हैं उसका संबंध सेबेटियन से और चलिकोस दोनों से था। तो आइए अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि मैगनीज के विवरण किस प्रकार से हिंदुस्तान के इतिहास को जानने की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों, लंबे समय तक मैगनीज के विवरण लिपिबद्ध नहीं किए जा सके और वे यत्र तत्र हमें क्लासिकल हिस्टोरियन की रचनाओं में सुरक्षित मिलते हैं। क्लासिकल हिस्टोरियन जस्टिन, स्ट्रेबो, एलियन, प्लूटार्क, इन सब के विवरणों में जगह जगह हमें मैगनीज का उल्लेख जाता है। शॉनबेक को इस बात का श्रेय जाता है कि 1864 में शॉनबेक ने यत्र तत्र पड़े विवरणों को इकट्ठा किया और इसका नाम रखा मैगनीज इंडिका ऑफ मैगनीज, मैगनीज की इंडिका। और आगे चलकर हम ये देख रहे हैं कि मैक्रिंडल ने 1897 में इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया और इसका नाम रखा इंडिया एज डिस्क्राइब्ड बाय मैगनीज एंड द एरियन। तो विद्यार्थियों, अब हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि मैगनीज हिंदुस्तान के बारे में कौन कौन सी महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा है। विद्यार्थियों, जब मैगनीज हिंदुस्तान के विस्तार का उल्लेख करता है तो वो कह रहा है कि पूर्व से पश्चिम में 28,000 स्टेडिया लंबा और उत्तर से दक्षिण में यह 32,000 स्टेडिया इसका विस्तार था। मैगनीज अपने विवरण में हिंदुस्तान की कुल 58 नदियों का उल्लेख करता है। इन नदियों में विद्यार्थियों को गंगा का भी उल्लेख कर रहा है, इनमें सोन का भी उल्लेख कर रहा है, गंडक का भी उल्लेख कर रहा है, कोसी का भी उल्लेख कर रहा है, राप्ती का भी उल्लेख कर रहा है। तो कहने का मतलब ये कि विद्यार्थियों, एक बात स्पष्ट है कि भारत की जलवायु और भौगोलिक परिस्थितियों को जानने की दृष्टि से मैगनीज का विवरण काफ़ी महत्वपूर्ण है। और एक बात ये ध्यान रहे कि मैगनीज हिंदुस्तान का जब भी विवेचन कर रहा है तो उसका संबंध विशेष रूप से चंद्रगुप्त मौर्य से है। मैगनीज हिंदुस्तान की जलवायु का उल्लेख करते हुए करता है कि हिंदुस्तान में पानी की प्रचुरता काफ़ी मात्रा में थी और पानी सुलभ था। वो कहता है कि यहाँ 2 बार वर्षा होती है। वह कहता है एक बारिश गर्मी में होती है और दूसरी बारिश जाड़े में होती है। विद्यार्थियों, जब भी मैगनीज हिंदुस्तान के अन्य बातों का, हिंदुस्तान के सामाजिक स्ट्रक्चर का उल्लेख करते हुए कहता है, वह कहता है कि भारतीय समाज मोटे तौर पर 7 भागों में विभाजित था, जिसमें दार्शनिक भी थे, जिसमें कारीगर भी थे, जिसमें किसान भी थे, अहीर भी थे। और इस प्रकार से कुल मिलाकर वो मोटे तौर पर हिंदुस्तान का सामाजिक विभाजन 7 भागों में करता है। इसके अलावा वह कुछ बातें ऐसी करता है जिस पर यकीन नहीं किया जा सकता। वह जब भी हिंदुस्तान के प्रजातीय स्ट्रक्चर की बात करता है तो वो कहता है कि यहाँ पर इस प्रकार के लोग भी पाए जाते हैं जिनके कान है वो पाँव तक लंबे थे। इसके अलावा वो हाइपरबेरियन नाम से कुछ लोगों को उल्लेख करता है और ये कहता है कि हाइपरबेरियन ये लोग थे जो 1000 साल तक जीते थे। और वो कहता है कि कुछ लोग ऐसे होते थे जिनकी एक आंख होती थी। और इस प्रकार की बहुत सारी अतिशयोक्तिपूर्ण बातों का उल्लेख करता है जिस पर आसानी से यकीन नहीं किया जा सकता। तो ऐसी स्थिति में मैगनीज के विवरण को काफ़ी गहराई के साथ देखे जाने की जरूरत है। हो सकता है कि वो कुछ चीज़ों को
आसानी से नहीं समझ पाए हो या कुछ चीज़ों के बारे में उसका पूर्वाग्रह हो। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये विवरण साहित्यिक स्रोत होते हैं और साहित्यिक स्रोतों का काफ़ी सावधानी से अध्ययन किए जाने की जरूरत होती है। वह हिंदुस्तान के बारे में यह भी लिखता है कि यहाँ पर सोने का संग्रह चींटियों के माध्यम से किया जाता था और ये चींटियाँ एक प्रकार की लोमड़ी के आकार की होती थी। तो उसका इस प्रकार का विवरण भी हमें मिलता है। लेकिन जब भी चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन की बात की जाए तो मैगस्थनीज इस बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा है। वह चंद्रगुप्त मौर्य युगीन सैनिक और नागरिक प्रशासन का विवेचन करता है और वो कहता है कि 33 सदस्यों की समितियां हुआ करती थी। 33 सदस्यों की 2 समितियां होती थी और हर समिति का विभाजन 5-5 भागों में होता था। यानी कहने का मतलब है कि हर समिति के अंदर 6 सदस्य हुआ करते थे। तो इस प्रकार का वो विभाजन हमारे सामने उल्लेख कर रहा है, 33 के विभाजन की जानकारी में देता है और कहता है कि ये नागरिक प्रशासन और सैनिक प्रशासन दोनों के लिए जिम्मेदार थी। जो समिति सैनिक प्रशासन के लिए जिम्मेदार थी उनमें एक समिति गज सेना से संबंधित थी, एक नौसेना से संबंधित थी, एक हस्ती सेना से संबंधित थी, एक रथ सेना से संबंधित थी, एक पैदल सेना से संबंधित थी और एक समिति ऐसी थी जिसका काम सैनिक सप्लाई करने का था। तो कहने का मतलब ये कि नगरीय प्रशासन चलाने के लिए, सैनिक प्रशासन चलाने के लिए 6 समिति और हर समिति में 5 सदस्य, और इसी प्रकार से वह नागरिक प्रशासन चलाने के अंदर भी वह 6 समितियों का उल्लेख करता है और जिसमें कहता है कि हर एक में 5-5 सदस्य हुआ करते थे। तो उनमें भी काफ़ी महत्वपूर्ण समिति थी। जैसे एक समिति विदेशी यात्रियों का विवरण रखती थी कि मौर्य साम्राज्य में कौन सा विदेशी यात्री आ रहा है, कौन सा जा रहा है, यदि उसकी मृत्यु, वो अपने साथ कौन सा सामान लेकर आया है, यदि उसकी मृत्यु हो जाए तो उसकी संपत्ति को उसके उत्तराधिकारी तक पहुंचाने की व्यवस्था करना। इसके अलावा एक समिति ऐसी थी जिसका काम काफ़ी महत्वपूर्ण था, बिक्री कर की वसूली के बारे में ध्यान रखना। विद्यार्थियों देखिए, बिक्री कर की जब भी बात आ रही है तो कौटिल्य इस बारे में बहुत ज़्यादा गंभीर है और वो कहता है कि जो बिक्री कर की चोरी करे उसके लिए वह सीधा मृत्युदंड का प्रावधान करता है। कौटिल्य का यह मानना है कि बाकी सारे अपराध क्षम्य हो सकते हैं लेकिन कोष के ऊपर आघात पहुंचाना यह किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार से वह इस प्रकार की समिति का उल्लेख कर रहा है। इसके अलावा एक समिति ऐसी थी जो मिलावट पर रोक लगाती थी। इसके अलावा भी जन्म मृत्यु का हिसाब रखने वाली समिति थी। जन्म मृत्यु का बाकायदा हिसाब रखा जाता था, रिकॉर्ड रखा जाता था। तो कहने का मतलब ये कि नगरीय प्रशासन और सैनिक प्रशासन, इन दोनों के बारे में भी मैगस्थनीज काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। इसके अलावा मैगस्थनीज विद्यार्थियों 2 अधिकारियों का उल्लेख करता है, एग्रोनोमी और एरिस्टोनोमी। ये वो 2 अधिकारी होते थे जो नगरीय और प्रांतीय प्रशासन के लिए जिम्मेदार होते थे। एग्रोनोमी प्रांतीय प्रशासन यानी राज्य के लिए जिम्मेदार होता था, जिसकी तुलना हम आधुनिक गवर्नर से कर सकते हैं, और एरिस्टोनोमी जो नगरीय प्रशासन के लिए जिम्मेदार होता था, जिसकी तुलना जिलाधीश से की जा सकती थी। इस प्रकार एग्रोनोमी और एरिस्टोनोमी नामक के 2 अधिकारियों का मैगस्थनीज काफ़ी महत्वपूर्ण उल्लेख करता है। इसके अलावा मैगस्थनीज के विवरण और भी महत्वपूर्ण जानकारी हमें दे रहे हैं, जैसे कि मैगस्थनीज कुछ बातें और बताता है। मैगस्थनीज जैसे पाटलिपुत्र का उल्लेख करते हुए कहता है कि वो कहता है कि पाटलिपुत्र नगर 15 स्टेडिया तो लंबा था और 10 स्टेडिया चौड़ा था। वह कहता है कि पाटलिपुत्र नगर के चारों तरफ लकड़ी की एक दीवार थी और उस दीवार के अंदर 64 दरवाजे थे और 570 बुर्ज थे। दरवाजे जिनसे नगर में एंट्री ली जाती थी, और 570 बुर्ज मतलब दीवार के अंदर बने हुए छोटे छोटे छेद जिनके नीचे बैठकर सैनिक तीर चलाया करते थे, और ये दीवार लकड़ी की होती थी। विद्यार्थियों, जब लकड़ी की बात आई है तो मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि चंद्रगुप्त मौर्य का दौर काष्ठ के प्रयोग के लिए और काष्ठ के क्षेत्र में हुए नवीन अभिनव प्रयोगों के लिए जाना जाता है, और हमें इस लकड़ी की दीवार और चंद्रगुप्त मौर्य के महल के प्रमाण भी हमें मिल रहे। बुलंदीबाग और कुम्भरहार इन स्थानों पर खुदाई की गई तो चंद्रगुप्त मौर्य युगीन हमें काफ़ी प्रमाण प्राप्त हुए हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य का लकड़ी का महल तो काफ़ी महत्वपूर्ण था, और इस बारे में फायान, जिससे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में यात्रा की थी, वो कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के महल को देखकर ऐसा लगता है कि इस महल को मनुष्य ने नहीं बल्कि देवताओं ने बनाया है। तो हम आसानी से मौर्य युगीन कला की गुणवत्ता का आसानी से आकलन कर सकते हैं। मौर्य युगीन कला के बारे में मैं आगे की कक्षा में आपसे विवेचन करूंगा और ये बताऊंगा कि यह कला किस प्रकार से अलग अलग रूपों में विकसित हुई। इसके अलावा विद्यार्थियों और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें, चूंकि मैगस्थनीज हिंदुस्तान के बारे में अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा है तो, और विशेष रूप से मौर्य साम्राज्य के बारे में, तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि विद्यार्थियों इसको मैं आपको 2 भागों में बांटकर समझाऊँ। तो अभी की कक्षा में मैंने आपसे बात की इंडिया
एज सीन बाय मेगास्थनीज, मौर्यन एम्पायर एज सीन बाय मेगास्थनीज पार्ट 1। और अगले हिस्से में मैं पार्ट 2 के बारे में बात करूंगा। जय भारत, जय हिंद।